नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र बाना, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकानी से आज अपन अंग्रेजी माध्यम के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी कल से कह रहे थे सर हमारे लिए आज का वीडियो नहीं आया, तो मैं आज उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है कूलाम का नियम। कल का हमारा एक टॉपिक छोटा सा था, वो मैं थोड़े वक्त बाद बना के आपको फॉरवर्ड करूँगा। आज का वीडियो हमारा है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, ध्यान रहे मेरी इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं है। अपनी जो ओवन टन है वो मैं मीडियम अपना हिंदी रखता हूँ, बाकी जो हमारी लैंग्वेज जो है किताब की या हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो ही केवल इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं। तो कूलाम्स लॉ में क्या कहता है कि कूलाम ये कहता है कि जब किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच में, किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच में, एनी 2 पॉइंट चार्ज, जब उनको पास में लाया जाता है या उनके बीच में कुछ गैप रखा जाता है तो वे अपने बाहर के वातावरण के अनुसार आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स हो सकता है अट्रैक्टिव हो सकता है रिपल्सिव हो, कैसा भी फोर्स हो सकता है। तो कूलाम ने इस चीज़ को मेजरमेंट के रूप में लाए कि भी अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच लगता है, वो कितना लगता है। तो उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसे हम कूलाम्स लॉ कहते हैं। कब दिया? ये 1785 में, 1785 के अंदर कूलाम्स ने ये लॉ दिया कि किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स law, the force acting between 2 point charge is proportional to the, याद रखना इसको बच्चों, ध्यान रहे। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, the force acting between 2 point charge is proportional to the product of amplitude of charges। दोनों चार्ज के एम्पलीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली INVERSAL, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of distance, square of distance between both charges, such that if 2 point charge Q1 and Q2 are separated with r distance, then the force acting between, पहला पॉइंट क्या था, प्रोपोर्शनल का, तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2, वो भी इन दोनों के एम्पलीट्यूड
क्या होंगे, एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। सेकंड क्या था, डिस्टेंस। सेकंड क्या था, डिस्टेंस एंड एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था भाई, आर स्क्वायर के। नाउ दोनों को एक साथ अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ बन गया बच्चों, कूलम्ब का स्टेटमेंट के अनुसार फॉर्मूला बन गया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज and inversely proportional to the square of distance between both charge। ये लाइन पक्की याद रखनी है इंग्लिश मीडियम वालों, तुम रटने में माहिर होते हो, समझने वाले बात तो है ही अच्छी, पर रटते भी बहुत अच्छे हो, इसलिए बढ़िया से इसको तैयार करो, स्टेटमेंट अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट इसी के बाद आगे क्या है देखो, प्रोपोर्शनल साइन अगर हटाते हैं तो क्या आना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट आना चाहिए ना। तो जैसे ही हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो ये कांस्टेंट आ गया के, Q1 Q2 बट्टा क्या आ गया, आर स्क्वायर। मैंने ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा इसलिए फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताई, ये हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या है, या कूलम्ब का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे कूलम्ब्स लॉ का। वेयर के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी कह सकते हो, सीधा कांस्टेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9, यानी 9 × 10 टू दी पावर 9। के को अगर इधर रखोगे तो फोर्स और इसके मल्टीप्लायर में क्या जाएगा, आर स्क्वायर, यानी कि फोर्स होता है न्यूटन में, ये डिस्टेंस होती है मीटर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, कूलम्ब इंटू कूलम्ब स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। याद रखोगे K इज इक्वल टू 9 × 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर या अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। कुछ शब्द मेरे हिंदी के आ जाते हैं बीच में, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले शब्द भी भूल नहीं पाते आसानी से हम। नेक्स्ट एप्सिलॉन 0 क्या होती है भाई, परमिटिविटी, PERMITIVITY, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग सुनना बच्चों, VACUUM। वैक्यूम में W आता है, बहुत कम ऐसे मीनिंग होते हैं जिसमें W एक साथ आता हो, याद रखें। एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, इसका बोलने का शब्द क्या है, हिंदी में लिख रहा हूँ, बोलने का तरीका समझना, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं क्या है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10 टू दी पावर -12। इसका इन्वर्सली है देखो, के की जो यूनिट होगी जस्ट उसकी उल्टी किसकी होगी, एप्सिलॉन 0 की। तो याद जाएगा कूलम्ब स्क्वायर इन्वर्सली किसका है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल, याद रखोगे, भूल मत जाना। एप्सिलॉन 0 का मान कभी पूछ सकता हूँ, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, वैक्यूम के अंदर इसका मान फिक्स होता है। ख़त्म बात। ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक। ये वैल्यू सही लिखना, 8.85 × 10 टू दी पावर -12, और उसमें +9 थे, माइनस मत लिख देना। के की जो वैल्यू थी ना 9 × 10 टू दी पावर 9 प्लस के होते हैं बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ये याद रखना, के कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है। के का मान दो कांस्टेंटों पे डिपेंड करता है, 1/4 पाई पर और एप्सिलॉन 0 पर। चलो आगे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नेक्स्ट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको एप्सिलॉन r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन r। कोई किताब वाले के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक अलग स्टाइल का के लिख देते हैं, बड़ा कैपिटल के। होता क्या था, कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट किए, उसमें 2 पॉइंट चार्ज लिए, पॉइंट चार्ज के बीच में अलग अलग मटेरियल भर दिया, कभी वैक्यूम रखा, कभी लिक्विड के फॉर्म में वाटर, ग्लिसरीन, रबड़, ये सब कुछ डालता गया और फोर्स की क्वांटिटी को मेजर करता गया। तो उसने देखा कि सबसे ज़्यादा जो फोर्स है वो वैक्यूम में लगता है। किस में लगता है? वैक्यूम में। अब वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा लगता है तो उसने कहा कि जो मीडियम में जो फोर्स लगता है वो कम लगता है और वैक्यूम में ज़्यादा लगता है, लेकिन वैक्यूम वाला कितने टाइम्स ज़्यादा लगता है, कितना गुना ज़्यादा लगता है फोर्स। तो उस टाइम्स को या उस वैल्यू के या उस रेशियो को क्या कहा था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रकार का कुचालक मटेरियल है, क्योंकि कुचालक मतलब इंसुलेटेड मटेरियल है, इंसुलेटर ही है एक प्रकार से। और कंडक्टर अगर आप रख देते हो किसी चार्ज के बीच में तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए ऑल इंसुलेटर्स आर कोल्ड डाइलेक्ट्रिक। अब इंसुलेटर जब रखते हो, इंसुलेटेड मटेरियल जब चार्ज के बीच में रखते हो तो फोर्स की वैल्यू वैक्यूम से कम हो जाती है और उस वैल्यू को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो हम सीधी सीधी डेफिनेशन लिखते हैं, द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस which are acting between 2 point charges कह सकते हो, 2 point charges in vacuum and in medium medium, the ratio of two forces which are acting between 2 point charges in vacuum and medium is called dielectric constant. Such that dielectric constant epsilon r is equal to force between 2 point charge in vacuum upon force between 2 point charge इन मीडियम। यानी कि वैक्यूम वाले फोर्स को मैं F0 से रिप्रेजेंट करूँ और इसको अगर Fm फॉर मीडियम से रिप्रेजेंट करूँ तो एप्सिलॉन r का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? F0/Fm। अब देखो एप्सिलॉन r का मान, F0 का मान क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r² होल बट्टा में 1/4 पाई एप्सिलॉन बोलेंगे। मीडियम की परमिटिविटी जो है वो क्या है? एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। इसको क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन किसकी है? ये
परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो एप्सिलॉन आर, ये सारे एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन आर ऊपर चला, बाकी कट जाएंगे, तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ये भी याद रखें। हम लिखेंगे अभी, यानी कि एप्सिलॉन आर का मान होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। इसका मतलब एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0। ये क्या होती है भाई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दैट्स ऑल। ये कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नीचे मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, याद रखना बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किस मीडियम में कितनी होती है। सम वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन आर फॉर डिफरेंट मीडियम एप्सिलॉन आर या मीडियम। पहले मैं वैक्यूम कह दूँ, वैक्यूम के लिए इसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1। एयर का लिए मान होता है 00059। डिस्टिल वाटर वाटर 80 होता है डिस्टिल वाटर के लिए। ग्लिसरीन के लिए होता है 42.5। ग्लास के लिए इसका मान होता है 5 to 10 के बीच। ऐसे बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, कोई ग्लास होता है, कोई अब्रक होता है, समथिंग। लास्ट में लिखता हूँ मेटल के बारे में। मेटल के लिए इसका मान होता है इनफाइनाइट क्यों होता है, याद रखें बच्चों, ये लिखवा नहीं रहा मैं मेटल के लिए, क्योंकि जब किन्हीं दो चार्ज के बीच में या पॉइंट चार्ज के बीच में मेटल रख देते हैं, क्या रख देते हैं, मेटल धातु रख देते हैं, तो वे पॉइंट चार्ज उस मेटल की सरफेस पे आ जाते हैं। सरफेस पे आते ही वो जो टोटल चार्ज का जो पॉइंटिंग था वो पॉइंट ही ख़त्म हो गया, इसलिए फोर्स जो है वो केवल एक चार्ज के कारण ही रहेगा, दूसरे चार्ज पे ऑब्जर्व ही नहीं किया जाएगा, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। तो फोर्स 0 होते ही एप्सिलॉन आर का मान जो है वो 0 होगा। कैसे, जैसे F = फॉर मेटल, ध्यान से देखना है, नोट के अंदर लिख सकते हो, फॉर मेटल F = होता है 0। जब F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 ये लिखते हो, Q1 Q2 बटा r²। अब हम कह रहे हैं कि Q1 है, Q2 है, R है, ये एप्सिलॉन 0 है, ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर क्या होना चाहिए, ये सब क्या रहना चाहिए, F टोटल का मान कितना होता है, F फोर्स का मान मेटल में 0। अब 0 है F का मान, और Q1 Q2 R ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो 0 के बराबर होते ही नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन 0 का मान तो 8.85 × 10⁻12 होता है। तो फिर एप्सिलॉन R बचा, तो विच इम्प्लाइज एप्सिलॉन R का मान कितना हो कि F का मान 0 हो जाए। एप्सिलॉन R का मान इनफाइनाइट होगा तभी ये 0 होगा, क्योंकि इनफाइनाइट का जब भाग देते हैं किसी संख्या में तब 0 आता है। समझे आप? चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन
ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कूलम्ब्स लॉ। देखो, वेक्टर मतलब फोर्स की डायरेक्शन किधर है। तो इसके लिए हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। हम ये मानेंगे कि कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें कोई 2 पॉइंट चार्ज है और उनके पोजीशन वेक्टर जो है वो r1 और r2 है। ये मान के चलेंगे तभी ये वेक्टर की पोजीशन हम बता पाएंगे। हम कह सकते हैं लेट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, frame of reference in which 2 point charge are placed which have position vector r1 and r2। मैंने क्या बोला है? इन विच 2 पॉइंट चार्ज, यहाँ आप लिख देना q1 एंड q2 आर प्लेस्ड। याद रखें, 2 पॉइंट चार्ज q1 एंड q2 आर प्लेस्ड विच हैव पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 एज शॉन। हम ये चित्र बना रहे हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सब चीज़ें बताएंगे। ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चों। ये इसका पोजीशन वेक्टर या रूट पॉइंट, मूल बिंदु कह सकते हैं, वो क्या है? ओ है। ठीक है, ये रेस्ट पर है और इसके रेफरेंस में यहाँ q1 पॉइंट रखा हुआ है और इस q1 पॉइंट का यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर जो है वो r1 है। क्या है? r1। और यहाँ से r2 पोजीशन वेक्टर पर q2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब q1 और q2 के बीच का गैप जो है वो हम कह सकते हैं r21 के बराबर है। इसके बराबर है r21 और r21 का मान है मोड ऑफ r2 माइनस r1। मोड इसलिए लिया है कि अगर r2 कम हो, r1 अगर ज़्यादा हो तो नेगेटिव नहीं आए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहे। तो q1 और q2 के बीच जो सेपरेशन जो है वो है r21। अब देखो कि अब हम माने कि q1 जो है वो q2 पर फोर्स लगा रहा है और q2 जो है वो q1 पर फोर्स लगा रहा है। तो q1 के कारण q2 पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी इधर, लाइन एड जॉइंटिंग की डायरेक्शन में रहेगी, लाइन एड जॉइंटिंग के डायरेक्शन में रहेगी। और उसका मान हम लिख सकते हैं F2 पर फोर्स लग रहा है 1 के कारण, तो F21 कह देंगे और ये पोजीशन ये वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे बात समझ। इसी प्रकार Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स लगा रहा है तो उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इधर। उसका मान क्या होगा? F12 होगा। लिख सकते हो Q1 के कारण Q2 पर लगा तो Q2 पर फोर्स लगा तो 21 और 1 पर लगा तो 12। सही बात है। लिखें आगे। आगे देखो, दिख तो रहा है ना? कहीं पेन दूसरा चेंज करूं या फिर बोल रहा हूं आप उसी हिसाब से लिख लिया करो। अक्सर थोड़े छोटे लिख रहा हूं मैं, चलो बड़े लिख दूंगा। शुरू करते हैं। नाउ the force acting on Q2 charge by Q1 charge
Q2 पर Q1 चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, तो F21 इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट था ही, Q1 और Q2 दो चार्ज है ही, बीच का जो सेपरेशन है वो R21 का स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखो, 21 की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से बतानी है हमें, तो U1 R की कैप 21 ही बता देंगे। R की कैप 21 जो है वो है यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? फोर्स F2 की, डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21। तो वेयर R की कैप 21 जो है यो यूनिट वेक्टर है ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21, फोर्स F21। अब इसका मान कितना होता है देखो, आपको याद होगा बच्चों कि मैंने एक वेक्टर A 11th क्लास में पढ़ाया था तुम्हें, उसमें लिखा था हमने कि वेक्टर A का कैप जो होता है वो वेक्टर A अपॉन मोड ऑफ A होता है। तो R की कैप 21 बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर R21 बटा मोड ऑफ R21। कैसे भाई, याद नहीं है क्या आपको? A की कैप जो होता है वो वेक्टर A अपॉन मोड ऑफ A होता है। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे 11th क्लास में ये सब। मोड ऑफ A का मान क्या होता है? √AX का स्क्वायर, AY का स्क्वायर, AZ का स्क्वायर, वही वैल्यू। सेम ऐसे यहाँ मोड, ये मोड जो है एक प्रकार से इस मोड के बराबर ही है, ये स्क्वायर में है, ये सिंगल घात में है। आगे देखो, ये वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे? यहाँ पुट कर देंगे। चित्र बना लेना, चित्र बनाना ज़रूरी है। ये पहले डायग्राम ही ये बनाना है, फिर आपको आगे हल करना है। शुरू करें आगे। देखो तो F21 का वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? KQ1 Q2 बट्टा मोड ऑफ R21 का क्यूब और R की वेक्टर 21। क्लियर बात? सिमिलरली द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाय Q2, तो ये क्या हो जाएगा? F12 हो जाएगा। उसका मान क्या आ जाएगा? KQ1 Q2 बटा मोड ऑफ R12 का स्क्वायर, R की कैप 12। आगे बात समझ? वही बात, ये हम क्या रख सकते हैं भाई? सिंस R की कैप 12 को हम क्या रख सकते हैं? R की कैप 12 को रख सकते हैं वेक्टर ऑफ R12 बटा मोड ऑफ R12। क्लियर बात? ये चीज़ आप याद रखो। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना भाई पहले वाले को, ताकि आगे जो लिखूँ उसमें दिक्कत नहीं रहे। आगे आ जाते हैं। आगे नेक्स्ट देखो, F12 का वेक्टर KQ1 Q2 बटा मोड ऑफ R12 का क्यूब, R की वेक्टर 12, वेक्टर ऑफ R12। अब देखो, सिंस मोड ऑफ R12 जो होता है ना, वो तो बराबर होता है मोड ऑफ R21 के। बात याद रखें, क्योंकि डिस्टेंस जो भी लोगे पॉजिटिव ही रहेगी, चाहे आप 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, उसका एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन डायरेक्ट जो वेक्टर होता है वो वेक्टर तो भाई साहब एक दूसरे के परिमाण में तो बराबर रहेंगे, एम्पलीट्यूड में तो बराबर रहेंगे, लेकिन साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। देयरफॉर
F देखो यहाँ इन दोनों की बात करो आप, इसमें 2 1 है और इसमें क्या है 1 2। यहाँ 2 1 का क्यूब तो यहाँ 1 2 का क्यूब, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे नीचे वाले तो बचा क्या ये दोनों। अब इन दोनों को अगर एक जैसा लिखना है तो F21 बराबर क्या आ जाएगा -F12, माइनस साइन के बराबर लेना पड़ेगा। सच दैट या देयरफॉर द फोर्स acting on Q1 and Q2 are equal in amplitude but opposite in direction। ये वेक्टर फॉर्म हो गई कूलॉम्स लॉ की, यानी कि दोनों चार्ज पर आपस में जो फोर्स लगता है वो एम्पलीट्यूड में तो बराबर है परंतु उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, ये बात थी। इसके बाद लास्ट 2 पॉइंट और लिख लीजिए, वो पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम का नियम कहाँ तक वैलिड है। प्यारे विद्यार्थियों ये बात ज़रूर याद रखनी है, कभी कभार पूछ लेते हैं और ये हम लोग लिखना भूल जाते हैं या पढ़ना भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं यार कूलॉम का नियम कूलॉम्स लॉ जो है वो कहाँ तक वैलिड है, हमें पता ही नहीं है कहाँ तक ही लागू था। इसीलिए तो कूलॉम के नियम के बाद या कूलॉम्स लॉ के बाद अदर लॉ भी आने शुरू हो गए। चलो पहला कूलॉम्स लॉ पहला स्टेटमेंट क्या है कि कूलॉम्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है। कूलॉम्स लॉ के लिए ज़रूरी है, ये नेसेसरी है कि फोर्स हमेशा पॉइंट चार्ज के बीच ही लगे। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, जैसे किसी प्लेट को चार्ज कर दिया, 2 प्लेट को चार्ज करके साइड में रख दिया, उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करो तो कूलॉम्स लॉ से ज्ञात नहीं कर पाओगे, यानी कि पॉइंट चार्ज होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट चार्ज जो है वो रेस्ट में भी होना ज़रूरी है, स्थिर होना भी ज़रूरी है। अगर रेस्ट में नहीं है, मूवेबल है, गतिशील है, गति कर रहा है, मूविंग है, तो उस कंडीशन में कूलॉम्स लॉ डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उस स्थिति में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा मैग्नेटिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाता है। अगर चार्ज मूवेबल है, एक्सीलरेटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करने लग जाता है और जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों अप्लाई होने शुरू हो जाते हैं, जो हम कूलॉम्स लॉ से डिटरमाइन नहीं कर पाते। दूसरी बात, कूलॉम्स लॉ जो है वो 10⁻⁻15 मीटर की ऑर्डर तक ही वैलिड है, उससे कम डिस्टेंस पर कूलॉम्स लॉ डिटरमाइन नहीं कर पाते। 10⁻⁻15 से ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो कूलॉम्स लॉ से हम चार्ज के बीच में फोर्स डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर 10⁻⁻15 मीटर की ऑर्डर का कोई रेंज है, दूरी है उनके बीच में, तो उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी लगने लग जाता है। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स, जो हमेशा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के बीच में लगता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब आप तो कह दोगे सर न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है, ऐसा नहीं है। सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर हो, एलिमेंट्री पार्टिकल आप पढ़ोगे आप आगे बड़ी क्लासों में, एलिमेंट्री पार्टिकल कौन कौन से, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। मुख्य रूप से इसको फर्मियन और बेरियन के रूप में डिटरमाइन करते हैं हम, और आगे अलग अलग होते जाते हैं। सारे एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बेरियन, हाइपरियन, जितने भी हम पढ़ेंगे आगे पढ़ते जाएंगे बड़ी क्लासों में, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इनके लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, पहला लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ पहला क्या है? द चार्ज शुड बी
should be point charge, should be point charge, and in rest condition और static एक ही बात है, because if charges are movable, then magnetic force also acting between both charges. इफ़ मूवेबल यानी वे अगर मूवेबल चार्ज हैं तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लग जाएगा, या हम कह सकते हैं नॉट ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट देर आल्सो एक्टिंग मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो। एक ही बात शॉर्ट में मैंने लिख दिया। 2 नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज should be greater than 10 to the power minus 15 meter in order इस ऑर्डर में होना चाहिए, greater than 10 to the power minus 15 meter in order if it is less than 10 to the power minus 15 meter, then the nuclear force occurred or presents between charges हो गई बात। 3 नंबर कंडीशन इसकी क्या है, 3 नंबर बात क्या है, कूलॉम फोर्स डिटरमाइंड ओनली बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, या फिर हम कह सकते हैं द कूलॉम force did not या does not disturbed या does not changed by the presence of another charge. The Coulomb force does not changed by presence of another charge between 2 point charge. Presence of another charge between 2 point charges, और ये भी कह सकते हैं between न लिख के presence of another charge, the force या force between 2 point charge, यानी कि 2 point charge के बीच में जो फोर्स लगता है वो अनोदर चार्ज से चेंज नहीं होता, अनचेंज्ड रहता है। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज अनचेंज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनोदर चार्जेस। ये सही लाइन है। और दूसरी लैंग्वेज ये लिख सकते हो, द फोर्स, कौन सा फोर्स भाई, कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स कह सकते हो, कूलॉम फोर्स बिटवीन
2 point charge between 2 point charge is unchanged by the presence of another charges. ये चीज़ अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। नेक्स्ट टॉपिक अपने आने वाला है द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपन पढ़ेंगे, उसमें ये बात ज़रूर सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और कल अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कूलॉम्स लॉ के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, साथ ही साथ थोड़ा आगे का अपन पोर्शन ज़रूर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और उसके भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इतना रखें, इतना करें, होमवर्क ज़रूर करें, पढ़ें, याद रखें, कंटिन्यूस लगातार पढ़ते जाएं, हर समय पर इनको लगातार वापस रिपीट करते जाएं। धीरे धीरे अभी तो एक दो पेज भरे जा रहे हैं, आगे वाले टाइम में बड़े वीडियो आएंगे, उनमें काफ़ी सारा लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा नहीं हो जब रजिस्टर भर जाए तब उठो और तब पढ़ना शुरू करो, तब कुछ हाथ नहीं पल्ले पड़ने वाला। इसलिए इसको कंटिन्यूस पढ़ते जाओ, होमवर्क करते जाओ, याद करते जाओ, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, और आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि जो वंचित विद्यार्थी हैं वो भी इसको करें और इससे अपन पढ़ाई वो पढ़ पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और घर में रहें, स्वस्थ रहें, सैनिटाइज करते रहें। जब भी आप बाहर जाओ हाथ धो अच्छे साबुन से और हाथों को सैनिटाइज भी करें। जय हिंद, जय भारत।